हो गए सब रेडी? डन? क्लियर? रुक गई पेन पेंसिल? ठीक है। अब आंसर्स मैच करना और अपने आंसर्स ओएमआर में भी टिक करते रहना और साथ में जो एक्स्ट्रा अगर कहीं पर लगे लिखना है उसको लिख लेना। आज है आपका सेट नंबर 25, 25वां चल रहा था ना ये, ठीक है। और बेसिक क्लास टेस्ट है ना। काफ़ी ओके ओके प्रश्न रखे थे, क्योंकि देखो सैटरडे का पेपर इसलिए भी थोड़ा हल्का बनाया जाता है क्योंकि इस दिन आप सभी लोग पेपर देते हो। अब इसमें कुछ बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो नए हैं, जो अभी अभी रिसेंट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कोचिंग को या पढ़ाई को, तो उनको भी बहुत हैवी नहीं लगना चाहिए ना। तो इसको इसलिए थोड़ा सा रखा जाता है कि ये इजी टू मॉडरेट रहे, ना तो बहुत टफ रहे ना बहुत इजी रहे। तो फिर भी टफ तो नहीं था, नहीं था ना। पेपर अच्छा था, बस इस बार टाइपिस्ट ने थोड़ा ज़्यादा हल्के में ले लिया पेपर। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। तो आ जाइए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो उसमें कौन सा अलंकार होगा। बिंब प्रतिबिंब मतलब कि उपमेय और उपमान जो है वो एक जैसे नजर आए, बिंब प्रतिबिंब की तरह नजर आए, राइट। तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? एंड योर ऑप्शंस आर प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, संदेह अलंकार या दृष्टांत अलंकार। क्या लिखा है साथियों? कंफर्म्ड वाला बताना कि हम सर इस पे 100% श्योर। प्रतीप नहीं, प्रतीप उल्टा होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है दृष्टांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब ये ज्यादातर आपके ऑप्शंस में तो पूछता नहीं है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। पूरा नहीं हुआ भी, पहले सुन लेना। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो ये जो आपके पास में एक उदाहरण आता है ना, वो आता है दृष्टांत का। जैसे भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही कोई भी जो स्त्री है वो अपने पति अपने प्रेमी का प्यार दो स्त्रियों पर तो नहीं बर्दाश्त करेंगी ना। तो ये ऐसा नहीं लग रहा बिंब प्रतिबिंब, जैसे म्यान में दो तलवारें नहीं, वैसे स्त्री जो है कैसे अपने पति को या किसी पुरुष को दो स्त्रियों में जो है प्रेम के लिए अलाउ कर देंगी। तो लाइक दैट, तो बिंब प्रतिबिंब जो है उसमें दर्शा रहा है। तो दैट इज वाई इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो पहले का डी लिख लीजिए। आप अगर ये कह रहे हो प्रतीप, तो पहले तो याद रखना कि ये जो शब्द है प्रतीप, इस शब्द का ही मतलब है उल्टा। इस शब्द का अर्थ ही उल्टा है, ये मतलब एक तरीके का सिनोनिम है। अब उल्टा क्या होता है? जहां पर उपमान उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए। ये जरा ध्यान से समझना। होता क्या है प्रतीप में कि जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ मान लिया जाए, जहां पर जो है उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ मान लिया जाए। अब इतना तो सबको मैं बता चुका हूं, कितनी बार क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं कि उपमेय और उपमान में क्या अंतर है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना हो रही है, सुन लो आराम से। उपमेय मतलब जिसकी तुलना होती है उपमा अलंकार में, राइट। और उपमान मतलब जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है। अब देखो, जैसे अगर मैं एक सामान्य पहले लिखता हूं, पहले एक सामान्य लिखता हूं, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है और आप कहते हैं क्या? चंद्रमा या चांद सा रोशन या चांद सा सुंदर चेहरा, ऐसे लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि चांद सा सुंदर मुख। अब देखो यहां पर इसमें नहीं है प्रतीप, मैं ये नहीं कह रहा प्रतीप है, ये उपमा है। क्यों? क्योंकि देखो मुख क्या है इसमें? उपमेय, जिसकी तुलना हो रही है ना। तो मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चांद से। तो इस मामले में मुख जो है वो थोड़ा निम्न वस्तु है और चांद जो वो उच्च वस्तु है। समझो पहले इतनी बात। तो ये तो सामान्य होना था, लेकिन अब उल्टा क्या हो जाएगा? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा प्रतीप अलंकार, जहां किसी निम्न वस्तु को उच्च बता दिया जाए और उच्च वस्तु को छोटा बता दिया जाए या तुच्छ बता दिया जाए। समझो इस बात को कि पहले में क्या हो रहा था कि हम जो है उपमेय की तुलना कर रहे थे उपमान से, यही हो रहा था। यहां उल्टा कर दो, यहां उपमेय को जो है उपमान से भी ज्यादा बढ़ा दो। ये एक ग्रेट वस्तु थी, आपने इसको तुच्छ बता दिया, छोटा बता दिया। और मुख जो है एक छोटी वस्तु थी, इसको आपने सबसे जो है क्या बता दिया? ऊपर बता दिया। उल्टा कर दो, यह मुख है या चांद? अब वो देख भी नहीं रहे मेरी तरफ, है ना। तो यह मुख है या चांद, है ना। तो मतलब हमने मुख की तुलना चांद से तो की, लेकिन मुख को ज्यादा अच्छा बता दिया। अब फिर वही रोज से मेरी घिसी पिटी लाइन हमेशा हर बार बताता हूं
कि एक डायलॉग हमेशा मंच पे चढ़ के मैं बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ याद है किसी को? कितने खूबसूरत हैं आप। उससे भी खूबसूरत अंदाज है आपका। लोग कहते हैं चांद टुकड़ा है आपका, लेकिन मैं कहता हूं नहीं नहीं, उल्टा हो गया। लोग कहते हैं आप चांद का टुकड़ा हो, लेकिन मैं कहता हूं चांद टुकड़ा है आपका। तो मतलब मैंने आपका टुकड़ा बता दिया चांद। लोग कहते हैं ना भाई चांद का टुकड़ा है आप, नहीं नहीं, चांद जो है वो आपका टुकड़ा है। मतलब चांद को मैंने छोटा बता दिया और आपको बड़ा बता दिया, तो उल्टा हो गया। तो वो क्या आ जाएगा? प्रतीप अलंकार आ जाएगा। ठीक है, तो भावनाओं में बहने दो भाई मुझे भी थोड़ा। तो प्रतीप मतलब जहां उल्टा हो जाए, कि किसी तुच्छ वस्तु को ऊंचा बता दिया और ऊंची वस्तु को तुच्छ बता दिया, जहां उपमय को उपमान से भी ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया जाए। मुख को मैंने ज्यादा श्रेष्ठ बताया बताया कंपैरिजन किसके? चंद्रमा के। क्लियर हो रहा है ना ये वाला? श्योर, पक्का? चलो अब बताओ जरा अनन्वय में क्या आता होगा। अनन्वय का एक बेसिक उदाहरण समझो, आई होप सो आप लोगों ने सुना भी होगा। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, ये भी समझ नहीं आया। भारत के सम भारत है, भारत के समान भारत है। अर्थात अब देखो इसमें क्या है, जहां पर जो उपमय है, जैसे मैंने कहा ना सुंदर नंद किशोर, तो भाई वहां पर उपमय क्या है? नंद किशोर है। तो जहां पर उपमय को ही क्या बता दिया जाए? उपमान बता दिया जाए, या उपमय में ही जो है उपमान को खोज दिया जाए। मतलब उपमय जो है ना, उपमय मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है ना, वो उपमान था। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो उपमय है। तो जहां उपमय में ही क्या हो? स्वयं अपना उपमान छुपा हुआ हो, तो वहां पर क्या था? अनन्वय। और संदेह तो मैंने कितनी बार बता दिया। कौन सी कहानी? अब बोलो किसकी कहानी? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, ये नहीं था? तो उसमें संदेह है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। तो वहां पर क्या आएगा? संदेह आएगा। तो वहां समझ में नहीं आ रहा कि भाई आखिर में जो है साड़ी के बीच नारी है या नारी जो है उसके बीच में साड़ी है। तो ये वाला आपका संदेह होता। बट जहां उपमय और उपमान बिंब प्रतिबिंब होंगे वहां पर दृष्टांत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा। अच्छा सवाल है, डिटेल्ड सवाल है, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा इसमें लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इस पैनल ने पता नहीं आजकल क्या सीख लिया है, तो थोड़ा चलूंगा फिर रुक जाऊंगा। और आप लोग याद भी नहीं दिलाते ना, मैंने कई बार बोला इसको इरेज करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और भूल जाता हूँ, क्या करूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है समुद्र का पर्यायवाची शब्द? यू मीन टू से जल निधि, ऑप्शन ए। नहीं, जल निधि तो होना चाहिए। और कोई? ये जलाधिप नहीं होगा, है ना। क्या नहीं होगा? जलाधिप नहीं होगा। देखो जब आप समुद्र के पर्यायवाची पढ़ते हो तो उसमें जल निधि भी आता है, उसमें जलधि भी आता है, उसमें जलधाम भी आएगा। इसके अलावा इसमें क्या आएगा? सागर, है ना, या फिर जो है सिंधु, सिंधु भी इसी का लिख लीजिए, या फिर रत्नाकर, लिख रहे हो? सिंधु, रत्नाकर, अर्णव, अर्णव, ठीक है, नीर निधि, नीर निधि, नीर निधि, या वारिधि, वारिधि भी जो है वो भी समुद्र के लिए आता है। लेकिन अब यहां पर आप बताओगे जलाधिप किसका पर्यायवाची शब्द है जी? अग्नि, ठीक है। सौरभ आप बताओ। जलानिध बोला हमने, जलाधिप है ना, जलानिधि नहीं, जलानिधि तो ठीक है, जलाधिप। आग, ठीक है। और नहीं, तो जलाधिप होता है जल का स्वामी, न बल्कि समुद्र के लिए अलग से। तो जो समुद्र का भी स्वामी है, जो जल का भी स्वामी है, उसके लिए आता है जलाधिप। तो ये जो है पर्यायवाची नहीं आएगा, बल्कि एक टर्म है, किसी एक विशेष व्यक्ति को जो है, किसी विशेष चीज को जो है डिनोट करती है। तो दूसरे का बी ऑप्शन लिख लेना। तीसरे में आना, अनुग्रह का विपरीत यानी कि विलोम शब्द क्या है? विग्रह, श्योर, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सही कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आग्रह का विलोम शब्द बताओ। हाँ जी, पहले आग्रह का मतलब क्या होता है? किसी से विनती करना। और आग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा? दुराग्रह। तो आग्रह का उल्टा क्या लिख लीजिए? लिख लीजिएगा दुराग्रह। ठीक है, ऐसे बताओ परिग्रह का उल्टा क्या होगा? परिग्रह का विलोम, परिग्रह का उल्टा? हाँ जी, अपरिग्रह, ठीक है, बिल्कुल सही है, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, राइट। और लास्ट में जो कि
करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आप लोग जाने। संग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? संग्रह मतलब क्या होता है? किसी चीज को जमा करना, अपने पास में रखना। और इसके विपरीत क्या होगा? वितरण हो जाएगा। गुड सौरभ, इसके विपरीत आ जाएगा वितरण। किसी चीज को बांट देना, अपने पास नहीं रखना, किसी चीज को बांट देना। और बाकी अनुग्रह का तो हो ही गया, विक्रय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा, थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन पे आइएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य को पहचानना है। मतलब 3 अशुद्ध हैं और एक शुद्ध है। तो इजी भी है, देख के ही पता चल रहा है। शुद्ध क्या है बताओ, कौन सा शुद्ध? डी, ऑप्शन डी। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ठीक है। राधा घर नहीं है, ऐसा लिखेंगे, या राधा घर पर नहीं है? राधा घर पर नहीं है, ठीक है। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पाठशाला बैठा है नहीं। और ये तो वैसे ही देख के ही गलत आ रहे हैं। आप अवश्य सुने होंगे, ये सही है। या आपने अवश्य ही सुना होगा, या आपने अवश्य सुना होगा। आप अवश्य ही सुने होंगे, ऐसा सही शुद्ध वाक्य नहीं बन रहा है। तो आपने अवश्य ही सुना होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, राइट। लेकिन मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी इसका सही लिख लेना, फोर्थ का। आंसर्स मैच करते रहेगा प्लीज। फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से, दृष्ट हो गया ना, दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? पहले तो यही अशुद्ध है, छोड़ो इसको, ठीक है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अधिशासी, संलिग्ध, संश्लिष्ट, या सन्यासी, या प्रादुर्भाव? सन्यासी, ऑप्शन सी, श्योर। सन्यासी, ये सन्यासी हो गया। सन, अंग, अंग की मात्रा कहां चली गई? तो इसमें सन्यासी में जो है अंग की मात्रा भी आएगी। बाकी के जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन सन्यासी में अंग की मात्रा का अभाव है, तो ये गलत हो जाएगा। इजी है अभी तक के, आ जाओ वापस। दाल भात में मूसलचंद, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दाल भात में मूसलचंद, भोजन में कंकड़ होना, भोजन के पीछे मरना। इसमें तो नाम लिखना चाहिए था आप लोगों का, एक एक दो दो, है ना। नहीं, अपने को बहुत समझना, या बेकार किसी काम में दखल देना। ऑप्शन डी। चलिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। किसी भी मामले में जो है बेकार का दखल देना, किसी भी बात में जो है बेकार का दखल देना। तो तब नहीं कहते कि भाई आगे दाल भात के मूसलचंद। तो ये ऑप्शन डी लिख लेना। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, ठीक है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि ये अधित्यका कहलाती है। और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। अभी अभी हमने पढ़ा था, कल परसों की क्लास में पढ़ा था। अगर हमसे पूछेगा कि पहाड़ के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाती है, तो उसको उपत्यका कहना। नीचे की समतल भूमि कह रहा हूं, पहाड़ के नीचे। पहाड़ के ऊपर पूछा है तो वो अधित्यका हो जाएगा। और अब बताओ अधिकृत का मतलब क्या है? जिस जो किसी के अधिकार में आया हो, है ना, या किसी के अधिकार में जो आया हो, तो इसके लिए क्या आता है? अधिकृत आता है। तो लिख लो अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, उसको हम लोग कहते हैं अधिकृत, ठीक है। अतिक्रमण तो आप बता ही दोगे। अतिक्रमण, हाँ, सीमा का उल्लंघन करना ना। तो मान लीजिए जैसे आप तो नॉर्मली सुनते होंगे कि यहाँ चौक पे दुकानें थी, अतिक्रमण कर रही थी, इसलिए जो है नगर निगम ने उसको तोड़वा दिया, हटवा दिया। तो अतिक्रमण मतलब जितनी सीमा थी उससे बाहर जाना, सीमा का उल्लंघन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर है सीमा का उल्लंघन करना, ठीक है। चलिए, और अनियंत्रित का मतलब जो नियंत्रण से बाहर हो, वो अनियंत्रित है। जैसे आप हो क्लास में अनियंत्रित, मानते हो नहीं मेरी बात? तो ये अनियंत्रित हो गया, जो कि क्या हो, नियंत्रण के बाहर हो, अपने कंट्रोल से बाहर हो, अनियंत्रित वस्तु होती है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि हो गई अधित्यका, है ना। और नीचे पूछता तो उपत्यका हो जाता। चलिए, यह अध्यापक की पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? आराम से जाना है, छेड़खानी मत कर देना उधर, ठीक है। यह अध्यापक की पुस्तक है, क्या है इसमें? सार्वनामिक है। क्यों सार्वनामिक क्यों है? अब इसमें बताओ, अध्यापक क्या है इसमें? संज्ञा है, चलो ठीक है। और यदि संज्ञा से पहले यह कौन सा शब्द है? सर्वनाम है। यह वह इत्यादि सर्वनाम है ना, उसमें सार्वनामिक विशेषण है। तो यहां पर आप यूं समझ लिए कि जब कभी संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग कर लिया जाए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है ना। यह पुस्तक मेरी है, वह पतंग मेरी है, या वह घर मेरे भाई का है। तो वहां पर क्या हो रहा है, सब में सार्वनामिक आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि संज्ञा से पहले ही जो है सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वहां पर कौन सा होगा, सर्वनाम विशेषण होगा। परिमाण में कई बार बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में, हर एक क्लास में हमने ये पढ़ा है। तो परिमाण मतलब माप तोल, मेजरमेंट का कोई होता है ना, कि गिलास में थोड़ा पानी बचा है तो थोड़ा, अधिक, किंचित, है ना, अल्प, तो ये सब क्या है, परिमाण है। ऑन द अदर साइड गुण क्या है, अच्छा बुरा, ठीक है। और संख्या क्या है, जैसे आप क्या लिखते हैं, 1 लीटर तेल पेट्रोल, है ना। मेरे कमीज में 1 मीटर कपड़ा लगा हुआ है, तो वो 1 मीटर कपड़ा वो क्या है, वो किसको दर्शा रहा है, वो संख्या को दर्शा रहा है, यस एंड नो। 1 मीटर कपड़ा नहीं दर्शाएगा, नहीं दर्शाएगा, परिमाण में आएगा वो, है ना। 1 मीटर कपड़ा जो परिमाण में आएगा। लेकिन अगर कहेंगे कि 5 किलो आम, 10 किलो आम, 20 जो है अनार, 12 केले, तो वहां पर क्या आ जाएगी, संख्या को डिनोट करेगा, तो ऑप्शन डी आएगा। आंसर क्या था इसका, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 9th में आओ थोड़ा जल्दी। हमेशा से एक वचन में जो प्रयोग होता है, अब देखो बच्चों, इसमें आप ही मेरी सहायता करो, सहायता, है ना। अगर एक आदमी भी करेगा तो भी सहायता, 10 आदमी भी करेंगे तो भी सहायता। ऐसा नहीं कि सूरज ने मेरी सहायता की, बच्चों ने मेरी सहायताओं की, ऐसा नहीं, सहायता सहायता ही रहेगा, राइट, सदा एक वचन रहेगा। पुस्तक का बहुवचन हो सकता है क्या, पुस्तकें, लड़का लड़के, पौधा पौधे हो सकता है, लेकिन भाई सहायता हमेशा सहायता ही रहेगा। इसके अलावा कोई एक और ऐसा शब्द जो आपको लगता है वो सदैव एक वचन में प्रयोग में आता है, जनता, सभा, मतलब जितने भी भीड़ भड़ा के सभा जनता आ रही है सब, है ना। भीड़ें तो नहीं होता कि वहां पर भीड़ें लगी है, नहीं, वहां पर भीड़ लगी है ना। यह सभा, यह कक्षा, कक्षा में जो है बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो वहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, सदैव एक वचन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आना, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा फारसी शब्द नहीं है, इनमें फारसी क्या नहीं है, इस्तीफा है, श्योर है आप, नहीं ऐसे बोलोगे मैं क्लास से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा कौन सा शब्द है सौरभ, अरबी भाषा का शब्द है। तो इस्तीफा जो है ना फ्रेंड्स, ये अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा में इसके अलावा कई बार बता दिया, जैसे अब बताओ अखबार कौन सा है, अरबी है, ठीक है। कानून अरबी है, कागज, जितने भी ये पेन पेपर से जुड़ी हुई बातें ना, पेपर्स एंड ऑल, वो सब जो है आपके अरबी में आता है। बाकी पैमाना, तनख्वाह, मलीजा, ये सब क्या आ जाएंगी, फारसी। अफसोस बताओ, अफसोस किस में आएगा, अफसोस फारसी है। एहसास, आसमान, फारसी। आईना, आईना फारसी है। आवाज, ये भी फारसी है। तो जब फारसी पूछा तो मैं फारसी पूछूंगा ना, उर्दू और इब्रू क्यों पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलिए, तो फारसी में ये सारे हो गए, और इस्तीफा हो गया आपका अरबी भाषा का शब्द। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ, धन, मरण, तो ये हो जाएगा आमरण। तो आमरण में कौन सा है, इजी है, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना, है ना। आमरण में पूछा हुआ कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। जयद्रथ वध, ये शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है लास्ट पेपर में भी कुछ तो जिक्र हुआ था इसका, किसकी है, मैथिली शरण गुप्ता जी की है। तो जयद्रथ वध जो लिखा है वो मैथिली जी ने लिखा है। अच्छा एक काम कीजिएगा, मैथिली की मुझे कोई 5 रचनाएं बताओ जो इन्होंने लिखा है, और अच्छे से बताना, आप रंग में भंग मत डाल देना भाई, क्लास के रंग में भंग नहीं पड़ना चाहिए। तो पहला ही है इनका रंग में भंग, तो रंग में भंग जो है मैथिली जी की लिखी हुई है, अगर कोई नोट करता है। एक और आप कुछ बता रहे थे, भारती था, लेकिन भारती से पहले भारत, तो भारत भारती भी जो है मैथिली शरण गुप्ता जी की है, भारत भारती। इसके अलावा किसान, किसान, पंचवटी, पंचवटी, झंकार, लिख लोगे, मैं स्पेल करूं, झंकार, गुरुकुल, झंकार के अलावा मैथिली जी ने लिखा हुआ है गुरुकुल, गुरुकुल। इन्होंने लिखा है साकेत, साकेत। इन्होंने लिखा है यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा भी इन्हीं की है ना। द्वापर, जय भारत आदि, द्वापर हो गया, जय भारत हो गया, ये सारी जो रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्ता जी की हैं। महादेवी जी के बारे में तो भाई इतनी दफा पढ़ लिया, बहुत दफा पढ़ लिया,
5 बता दो कोई, बहुत है इनफ। एक एक भी बताएंगे सब तो हो जाएगा। यामा बहुत बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। कौन सा? ठीक है, बहुत बढ़िया। और नीरजा बहुत खूब। और निहार, निहार नीरजा ऐसे ही याद रख लेना। इसके अलावा सांध्य गीत बहुत बढ़िया। आफ्टर दैट दीपशिखा, बहुत सही है ना, दीपशिखा। और कुछ आपके दिमाग में चित्र चल रहे होंगे अतीत के चलचित्र, तो अतीत के चलचित्र भी महादेवी जी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कोई भी 2-3 रचनाएं। हाँ जी, अर्चना है, आराधना है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और सांध्य कली कह रहे हैं आप लोग या सांध्य गीत, दोनों में अंतर बताओ। सांध्य गीत तो महादेवी जी की थी, और सांध्य कली पूछेगा तो सांध्य कली किसकी है? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, तो सांध्य कली लिख सकते हैं आप लोग, है ना। इसके अलावा जूही की कली, जूही की कली लिखने वाले हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। अनामिका, परिमल, है ना, तुलसीदास, गीतिका, है ना, गीतिका भी लिख लीजिएगा इसमें। इसके अलावा कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता लिख रहे हो ना। नए पत्ते, नए पत्ते भी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है ना। बेला है, अणिमा है, आराधना है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी है। बेला, अणिमा, आराधना। और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। झरना, आंसू, हाँ जी, ग्राम, ठीक है, चलिए, ठीक है। और उर्वशी, उर्वशी इन्होंने लिखी है। कानन कुसुम, कानन कुसुम भी इनकी रचना है। बाहर से कांवड़ निकल रही है क्या? काफी आवाज आ रही है। ठीक है, तो 12वीं का राइट आंसर क्या मिला आपको? क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए मिला है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखोगे? पूजनीय क्यों लिखें भाई? हम अधिकारी को पूजनीय नहीं लिख सकते। प्रिय मित्र लिखोगे तो भाई गड़बड़ मामला चली जाएगा। आत्मज, अनुज, कुशमत लिख देना। इसके लिए आएगा माननीय महोदय, तो माननीय महोदय इसमें लिखा जाएगा, है ना, पत्र लेखन में। 14th का राइट आंसर बताओ। हनुमान की पोछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब कांवड़ भी जरूरी है भाई, कांवड़ यात्रा निकल रही है तो थोड़ा डीजे का शोर तो होगा। ठीक है, चलिए। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, भाग गए निशाचर भाग। अतिशोक्ति इसमें, है ना। कह रहे हैं कि अभी प्रभु हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगा पाए थे, उससे पहले ही पूरी लंका जल गई। और लंका जलने के साथ साथ क्या हुए? सारे जो राक्षस थे, निशाचर थे, वो भाग निकले, है ना। बहुत ज्यादा आ रही ना आवाज। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बनना पड़ेगा ना, भगवान जी को भी मनाना जरूरी है। तो कांवड़ जा रही है तो हाथ जोड़ दो थोड़े से, है ना। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जैसे ये हो गया, है ना, ये हो गया, इसमें अतिशय उक्ति है। मतलब जहां पर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि राणा अभी सोच ही रहे थे कि भाई कैसे पार करूं नदी, इतने में सोचते सोचते राणा को पता चला रे मैं तो नदी पार आ गया। घोड़ा इतनी तेजी से लेकर गया कि पता भी नहीं चला मैं कब जो है नदी क्रॉस कर गया। तो इसमें क्या आएगा? अतिशय आएगी। अन्योक्ति में पिछले 4-5 में हर जगह बता रहा हूं, मतलब किसी और के लिए लिखा गया है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे मैंने कौन सा वाला उदाहरण दिया था आपको? हाँ,
नहीं वो वाला नहीं, माली देखकर, ये वाला है ना, कि माली देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बात। तो माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही मारी या हमारी बात। कि भाई जो माली आया था, माली उसमें बता रखा है यमराज को, इसने क्या चुन लिए हैं, फूल फूल चुन लिए। फूल का मतलब क्या है, बूढ़े व्यक्ति। और कल अब हमारी बारी आएगी तो उसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार आता है, अन्योक्ति। अब बाकी वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, जहां पर वक्ता, वक्ता मतलब कहने वाला, इसका अर्थ कुछ और हो और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल ले। कितनी बार मैंने इसके उदाहरण दिए हैं। जैसे माँ राधा कहती है ना कि कौन द्वार पर, तो प्रभु कृष्ण क्या कहते हैं, गोपाल या हरि प्रिय। हरि भी वही है, गोपाल भी वही है। तो अगर उन्होंने हरि कहा तो हरि मतलब एक वानर भी होता है और एक तो स्वयं हरि है, भगवान है, विष्णु है। तो फिर माँ कहती है ना, कि फिर को वानर को काम यहाँ, अगर तुम हरि हो, हरि मतलब वानर, तो वानर का काम यहाँ क्या है। तो वो मतलब थोड़ा सा कह देना कि हंसी मजाक जो होता है एक संबंध में, तो उसको शो कर रहा है। तो वहां पर क्या आती है, वक्रोक्ति अलंकार आता है। वक्रोक्ति मतलब जहां पर उसका अर्थ कुछ और निकाल दिया जाए श्रोता के द्वारा। वर्ण का एक अर्थ क्या नहीं है, अच्छा बताओ, वर्ण का मतलब रंग होता है ना, श्याम वर्ण। श्याम वर्ण मतलब जिसका हल्का काला रंग है, तो श्याम वर्णी होता है। ठीक है, क्या सुंदर हो सकता है वर्ण, जाति है वर्ण, जाति होती है चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड ऑल। अक्षर वर्ण होता है, लेकिन सुंदरता के लिए वर्ण नहीं आता। इसके अलावा वर्ण जो है रूप के लिए आ सकता है, रूप जो हमारा होता है तो उसके लिए वर्ण आ सकता है, लेकिन सुंदर के लिए नहीं आएगा। इसका राइट आंसर लिखना बी। 16वें में है ना, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है, जो सही नहीं है। देखो, अली का मतलब भौरा, ठीक है, अली मतलब सखी, ठीक है। अनिल मतलब हवा, अनिल मतलब आग, ठीक है। आदि मतलब प्रारंभ, आदि मतलब अभ्यस्त। लेकिन यहाँ जलज, जलज ठीक है, जलज मतलब जो जल में जलज मतलब क्या होगा, जल में जन्मा हुआ और क्या जन्म लेता है जल में, कीचड़ में, वो है कमल। लेकिन जलद, जलद का मतलब समुद्र नहीं है, बल्कि इसका मतलब है बादल। जलद का मतलब है बादल। आज ये कौन सा रूट पकड़ा है कांवड़ियों ने, ये तो रूट है ही नहीं कांवड़ का। हाँ, या हो सकता है मेन रूट आज व्यस्त चल रहा हो या नहीं हो, तो इसलिए सारे कांवड़ यहीं से निकल रहे हैं और बहुत शोर शराब हो रहा है। ऑनलाइन में शायद कम सुनाई दे, जिस दिन लिया था बोला था उसने नॉइस कैंसिलेशन है, बट पता नहीं है कि नहीं, वो आज ही पता चलेगा कि डीजे कितना बज रहा है इसमें बैकग्राउंड में, है ना। ठीक है, चलिए, बट मैं लिख रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसमें जलद का मतलब बादल होना चाहिए, न बल्कि समुद्र। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट ऑफ फटाफट चलिए। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्र धनोदय, गुण संधि है। आप सब समझदार हैं सर, जहां पर भी ओ आए, जहां पर भी ए आए और जहां पर भी अर आए, तो वहां पर हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, दीर्घ में क्या आएगा, आ, ई और ऊ का उच्चारण, वृद्धि में आए, आओ, इसका उच्चारण, यण में या, र, व, और इनसे पहला कोई अधूरा व्यंजन, तो यहां पर आ जाएगा ये वाला। मैं सब करवा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, 25वीं क्लास है आज आपकी, इससे पहले 24 क्लासेस जो लोग देखेंगे क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसमें गुण संधि थी। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें से मतलब 3 तद्भव है, एक तत्सम है, तो तत्सम कौन सा है, हाँ जी, नारिकेल, बहुत बढ़िया। नारिकेल क्या है, ये है तत्सम। नारिकेल का मतलब नारियल से है, बाकी के सब तद्भव हैं। आस एक तद्भव है, इस आस का तत्सम क्या होगा, आस, लगे रहूं आस में तेरी, बताओ आस का मतलब क्या है, अब आप ही से आस से बताओ। अरे आशा नहीं कहते, आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है, आपसे आस है, तो आस का मतलब क्या होगा, आशा होगा। ठीक है, चांद, चंद्र, ठीक है, और तीखा, हाँ जी, तीक्ष्ण। तीखा क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो बस हो गया ये। तो ये 3 जो है ऊपर के, मतलब ये जो है तत्सम, तद्भव, 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 और एकमात्र तत्सम जो है ये वाला है, नारिकेल वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ फटाफट, एक और क्वेश्चन 19 पे। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, हाँ जी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पांचाली होना चाहिए था, पांचाल नहीं। तो पांचाल तो एक राज्य है ना, पांचाल है, पांचाली होता लिखा हुआ तो सही हो जाता, तो पांचाल नहीं होता है, पांचाली। बाकी इनका जो है सिनोनिम में कृष्णा भी आता है, याज्ञसेनी भी आता है, और जो है सौरंत्री नहीं आएगा, सॉरी ये मिसटाइप है, ये सौरंध्री आएगा।
सौरंध्री, सौरंध्री आते हैं ना, ठीक है, तो सौरंध्री आएगा, ये मिस टाइप हो रखा है यहाँ पर, सौरंध्री। ठीक है, चलिए, हाँ जी, एक और आगे, कोई बात नहीं, आने दो भाई, सीजन है, अच्छा लग रहा है सुन के, हम भी भोले के गाने सुन रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट आ जाओ, जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द बताओ। जंगम होता है मूवेबल और स्थावर होता है इमूवेबल, तो स्थावर इसका सही आंसर है। भयावह का अपोजिट क्या हो सकता है? भयावह, सुखद, इसका अपोजिट क्या होगा? सुखद होगा। ठीक है, होल्ड ऑन। स्थूल का, स्थूल होता है बड़ा, और उसका अपोजिट सूक्ष्म, तो स्थूल का अपोजिट क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। स्थिर मतलब जो चीज रुकी है, और इसका अपोजिट अस्थिर, है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अस्थिर, जो गतिमान है, तो अस्थिर। ये आपके इनिशियल 20 क्वेश्चन से, है ना, हिंदी के, एंड आई होप सो ये आपको क्लियर होंगे। अपने आंसर्स मैच भी करते रहना। अब इसमें आप जानते हैं कि उत्तराखंड सर करवाएंगे आपको, मेरे पास जो आता है वो आता है 61 से, तो थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 61 पे आना सीधे, क्वेश्चन नंबर 61 पे आइएगा जल्दी से। क्या पूछता है? लेट्स सी। एक तरफ लिखे हुए हैं आपके बिल्डिंग्स के नेम, और ऑन द अदर साइड उनके किसने निर्माण किया है, कौन उसको जो है बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा आप नहीं भूलोगे लाइफ टाइम, क्यों? क्योंकि ये सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था ये नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया गया था। और नसीरुद्दीन महमूद किसका बेटा था? इल्तुतमिश का था। यानी कि पहले का क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब या तो इसका आंसर बी होना चाहिए, या तो इसका आंसर बी होना चाहिए, या तो इसका आंसर होना चाहिए डी। राइट, चलिए। लाल महल, अब एक चीज सुनो, कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। अगर पुणे का लाल महल पूछता मुझसे, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे का पूछता महाराष्ट्र का, तो तब हम लोग नाम लेते शिवाजी महाराज के पिताजी, मतलब शाहजी भोसले। आप नहीं रुकेगा, डीजे हमारा है, ठीक है। सुनाई दे रहा है? पक्का मैसेज कर दो, ये सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर शाहजी महाराज पूछते, तो शाहजी महाराज ने बनवाया था लाल, लेकिन वो कहाँ का? पुणे का। लेकिन ये पुणे वाला नहीं है, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा है। तो ये लाल महल, मैं दिल्ली के लाल महल की बात करूं, और दिल्ली का ये जो लाल महल था, इसको बनवाया था किसने? बलबन ने। सॉरी 3 के बाद 4 आना चाहिए, दोनों में है। लेट्स सी। आफ्टर दैट पूछ रहे जमात खाना मस्जिद, जमात खाना किसने बनाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कि 1 के बाद 2 आना चाहिए ना, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर डी। तो जिस व्यक्ति ने ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, प्लीज अपने आप को 1 नंबर देकर आगे बढ़ना क्वेश्चन में, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, अगर लाल महल दिल्ली का पूछा तो ही लिखना बलबन, अगर पुणे का पूछेगा तो पुणे वाला जो शाहजी भोसले ने बनाया था लगभग 1630 के आसपास, अपने बेटे जी शिवाजी के लिए, और अपनी पत्नी यानी जीजाबाई, है ना, जीजाबाई थी ना शिवाजी की माता, तो जीजाबाई के लिए इसमें ये बनवाया गया था। तो वो दूसरा वाला लाल महल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ऑप्शन डी लिख लेना। 60 सेकंड पूछता है आपसे। Consider the following statements and choose the correct answer using the quotes given below. Okay, let's see. Krishna Dev Rai, the ruler of Vijayanagar, wrote Amukta Malyada Grantha. ठीक है, किस भाषा में लिखा था? तेलुगु में लिखा था। एक और थी इनकी बुक, जाम्बवती कल्याणम, और जाम्बवती कल्याणम किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। तो ये वाली क्या लिखेंगे आप लोग? संस्कृत लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट। दूसरा बताओ, कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से जानते थे, सही है। कृष्ण देव राय को आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, अभिनव भोज आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके दरबार को अलासानी पिदाना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का जानकार था, या दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता था। नहीं, संस्कृत भी था, ज्ञान रखता था, है ना, ऑब्वियस बात है, ज्ञान रखता था भाई, विद्वान व्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब आप जानकार हो क्या? जो कृष्ण देव राय था, उसके दरबार में कुल मिलाकर जो थे 8 बड़े विद्वान कवि थे, है ना। और उन 8 बड़े विद्वान कवियों को कहा जाता है अष्ट
दिग्गज कहा जाता है ना। 8 जो बड़े विद्वान कवि थे, जैसे मैं 2-3 के नाम ले लेता हूं। एक तो यही है आलासानी पेद्दाना, एक था नंदी तिम्माना, पिंगाली कुराना, है ना, या फिर जो है तेनाली रामकृष्णा। तेनाली रामकृष्णा जो है इस समय का प्रसिद्ध दुर्जती करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, तो दुर्जती इसमें थे। तो ऐसे जो है टोटल 8 लोग थे। और ऐसे एक सिमिलर टर्म आता है हमारे पास में अष्टप्रधान का। लेकिन वो अष्टप्रधान कौन है? वो शिवाजी के प्रशासन के 8 बड़े मंत्री हैं। जैसे पेशवा था, सुमंत था, है ना, पंडित राव था, न्यायाधीश था। तो वहां कहा था वो अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट था। तो अष्टप्रधान शिवाजी में था और अष्ट दिग्गजों कृष्णा देव राय में था। सो इट मींस कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसको सही मेंशन कर दीजिएगा। 62-63 पे आओ। ये इजी होना चाहिए फ्रेंड्स। हु इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सो प्लीज मेंशन ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। एज यू ऑल नोस, ही वाज द फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर ऑफ इंडिया। पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत का था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कब से लेकर कब तक था बताओ? बहुत बढ़िया, 1505 से 1509 तक, है ना। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में 2 ही पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। एक तो हो गया ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात हिंद महासागर से होने वाला जो व्यापार है उस व्यापार पर अपना नियंत्रण करना। ब्लू वाटर किसका जल होता है? ब्लू, आज ब्लू है पानी, पानी मतलब समुद्र का जल। और इंडियन ओशन, हिंद महासागर, तो वहां से जितना भी व्यापार होगा, जितने भी शिप गुजरेंगे, उनसे रेवेन्यू लाना है, उनसे जो है परमिशन लेनी पड़ेगी ना पोर्चुगल से, तो उससे उनको जनरेट होगा रेवेन्यू। तो वो लेकर आया था कौन? दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और दूसरी मैंने एक बात की थी कि इसने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, और वो था कि इंपॉर्टेंट फोर्ट्स का क्रिएशन करो, नए नए जो है किले बनवाओ, या जो पुराने किले हैं उन पर अपना कब्जा कर दो। तो उसने कुछ नए किले बनवाए, कुछ पुराने किलों पर कब्जा किया। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कर्नाटक में इसने 1505 में अंजेडीवा, कर्नाटक में इसने क्या किया था? अंजेडीवा का किला बनवाया था। 1505 की बात चल रही है, ठीक है। इसके अलावा कन्नूर में इसने जो है किला बनाया था सेम ईयर में 1505 में। इसके अलावा इसने कोचीन में, किलावा में, बहुत सारे ऐसे किले थे, नए किलों का निर्माण किया। वो भी चलो एक बार को स्किप कर देते, छोड़ देते हैं। ये फेमस है किस चीज के लिए? ही फॉट अ बैटल। कौन सा? चोल का युद्ध। तो इसने एक युद्ध लड़ा था अल्मेडा ने, जो था चोल का युद्ध। और चोल का युद्ध हुआ कब था? 1508-9 दोनों लिख देना, 8 या 9 नहीं, 8 और 9। क्यों? 1508 में जब पहली बार युद्ध में गया, इसके अगेंस्ट 3 जो है पावर्स थी। कौन से 3 पावर्स थी? देखो, मिस्र के जो मुस्लिम व्यापारी थे, गुजराती जो व्यापारी थे, गुजराती आएंगे दूसरे, और तीसरे जो मुस्लिम व्यापारी थे तुर्की मुस्लिम्स। तो तुर्की मुस्लिम्स हो गए, गुजराती व्यापारी हो गए भारत के, और मिस्र के जो मुस्लिम थे, इजिप्ट के मुस्लिम थे, उन्होंने युद्ध लड़ा चोल का 1508 में अगेंस्ट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पहले बैटल में तो अल्मीडा हार गया, लेकिन फिर से 1509 में री बैटल हुआ, मतलब फिर से जो है वॉर हुई, और उस समय फ्रांसिस्को जीत गया था। फिर फ्रांसिस्को के बाद 1510 में कौन बना? अल्बुकर्की बना, जिसको पोर्चुगल पावर का रियल फाउंडर भारत में कहते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन है पोर्चुगीज का? अल्बुकर्की। अल्बुकर्की ने सबसे पहले गोवा को छीना था, किससे? बीजापुर के सुल्तान से। तो गोवा छीन लिया। इसके अलावा इसने मलाक्का को जीता, इसने हॉर्मुज को जीता, है ना। तो भारत में जितने भी बड़े कार्य थे वो सब किसके बैनर तले हुए थे? वो थे अल्बुकर्की। तो अल्बुकर्की भी जो है पोर्चुगल गवर्नर था। ड्यूप्ले का नाम आप लोग ने सुना होगा। कौन से युद्ध में सुनते हैं आप ड्यूप्ले का नाम? हाँ जी, बोलो बोलो। कहाँ सुना? कर्नाटक वॉर में सुना, किसी और वॉर में सुना? कर्नाटक में भी था, चलिए ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये मिस टाइप हो रखा है जी। हाँ, ये मिस टाइप हो रखा है, मैंने आपसे सही करवा दिया था, लेकिन ऑनलाइन वाले ऑडियंस के लिए बता देता हूँ। इसमें मैंने कहा था कि ऑन पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ, ये 50,000 आएगा, ना बल्कि 1 लाख। अगर ऐसा होता तो फिर ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसलिए मैंने ये चेंज करवाया 50,000। अगर ये 50,000 लिखना पड़ रहा है तो तब ये सही है, ये तो ऑलरेडी सही हो, ये भी अपने आप में सही है। तो गलत चूज करना था ना। तो बनारस और आसपास जो है के शाह के जो क्षेत्र थे वो अलग करके जो है शाह आलम सेकंड को दिए गए, ऐसा नहीं था, है ना। ये बिल्कुल भी जो है सही बात नहीं थी। ये बिल्कुल सही है कि 1765 में 2 संधियां हुई थी, याद आ रहा होगा आपको। 2 संधियां हुई। पहली संधि जो हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और ये किस किस के बीच में थे? शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव ने साइन किया था। फिर दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को, और इस समय कौन था? अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला ने साइन किया था किसके साथ में? रॉबर्ट क्लाइव जो था उसके साथ में ना। तो ये 2 चीजें आप इस तरीके से बेसिक्स में ध्यान रख सकते हो, राइट। बाकी ये गलत है कि बनारस एंड द सराउंडिंग
एरियाज होने चाहिए था ना। शाह's टेरिटरी वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अवध एंड हैंडेड ओवर टू सालम सेकंड, नहीं, सालम सेकंड को तो सिर्फ इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिला था, और कहां मिला था, कुछ भी नहीं मिला, तो इलाहाबाद और कड़ा मिला था, दैट्स इट। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए थे, चलो एक बार इसको भी देख लो। लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, नाम सभी ने सुना है। सती एबॉलिशन एक्ट इसी के अंतर्गत आया था, है ना, 1829 में, बिल्कुल ठीक है। इसने इसने जो है स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब है दास प्रथा, इसने दास प्रथा को अंत किया था। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, सौरभ क्या लगता है? यस, सावन, वेरी गुड। ये जो था ना दास प्रथा, वो एलन बरो ने किया था, न बल्कि इसने, और वो 1843 का था, 1843। ये लॉर्ड एलन बरो था, तो ये इसका नहीं है, लॉर्ड एलन बरो। ये इसने क्या था, मतलब प्रयास तो किए थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि बेंटिक के समय प्रयास नहीं हुए, लेकिन जो स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट आया था वो 1843 में लॉर्ड एलन बरो लाया था। तो जहां जहां दो लिखा हुआ उसको पहले हटा दो, तो फिर बचा ही क्या हमारे पास में, 1 3 4। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो यानी तीसरा सही है कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को इसने हटाया था, और इसने जो है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया, मतलब ठगी प्रथा का अंत किया इसने। और ठगी प्रथा का अंत कब किया था इसने, 1830 में किया था, बहुत बढ़िया। तो 1830 में इसने ठगी प्रथा को बैन कर दिया। ये नहीं है, ये नहीं है किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, वो एलन बरो का है। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। राइट आंसर क्या था, ए था। अपने आंसर्स मैच करते रहना प्लीज। तिनकठिया सिस्टम ऑब्वियस है, आप जानते हैं, चंपारण को लेकर था तिनकठिया, और तिनकठिया में क्या होता था, हाँ, जो किसान था ना उसको अपनी जो भी उसकी भूमि है उसके लगभग 3/20 भाग पर, 3/20 जो पार्ट था उसकी खेती का, उस पर उसको कंपलसरी इंडिगो कल्टीवेट करना होता था, मतलब नील की खेती करनी होती थी। ऐसा जो है बिहार के चंपारण में व्यवस्था की गई थी। तब इस चंपारण के आंदोलन को शुरू किया था वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने। लेकिन महात्मा गांधी को जो चंपारण इनविटेशन मिला था आने का, वो किसने दिया था, जो है राजकुमार शुक्ल थे उस समय। और मुलाकात कहां पर हुई थी शुक्ला जी की, लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। अंबिका चरण मजूमदार जो उसके अध्यक्षता कर रहे थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं। उस समय बापू से मुलाकात हुई, किसकी, शुक्ला की। और शुक्ला जी ने इनवाइट किया कि भाई बापू आप आए और चंपारण में किसानों की दुर्दशा का थोड़ा सा मतलब यहाँ पर देखें जरा कि कैसे दुर्दशा हो रही है। तो तब जो है इस तिनकठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी पहुंचे थे चंपारण। अकेले नहीं गए, उनके साथ बहुत सारे विद्वान व्यक्ति गए थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी गए, नरहरि पारिक साहब जो है उनके साथ में वहां पर जो है भाग लेने वाले व्यक्तियों में से एक आए थे, है ना। तो ये सारे लोग गए, और तब इन्होंने क्या किया था, वहां पर भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह था बापू का, सत्य और अहिंसा, अहिंसा का पहला जो प्रयोग था वो भारत में यहीं से स्टार्ट हुआ था, चंपारण से। और तब जो है मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट को चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन करना पड़ा। और जब चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर तिनकठिया प्रणाली को खत्म कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और यही कारण था कि इस पहली जीत को लेकर, इस पहली बड़ी जीत को लेकर एक व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को टाइटल दिया था महात्मा का, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस समय, सिंगापुर से रेडियो से कहा था जिस समय आजादी की फौज चल रही थी। तो ये भी कई बार ऐसे सवाल बन जाते रहे। बाकी देखो, चंपारण सत्याग्रह आप लोगों ने ईयर याद रखा ही है, 1917 चंपारण बिहार। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920, सेम डे जिस दिन बीजी तिलक की डेथ भी हुई थी, 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। कहां से, मुंबई, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, जिसको आजाद क्रांति मैदान कहते हैं। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, और 5 अप्रैल को पहुंचे दांडी, 6 अप्रैल को नमक तोड़ा। तो 12 से 6 अप्रैल लिखा जाता है कहां पर, 1930 में दांडी यात्रा जो थी या दांडी मार्च था। तो 66 का राइट आंसर क्या मिला, ए मिला। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। Which active volcano is known as the lighthouse of the Mediterranean Sea? As we all know, that is Mount Stromboli, and Mount Stromboli is located where? इटली में है ना। अच्छा, माउंट एटना कहां पर है, ये भी इटली में है। माउंट वेसुवियस कहां है, ये भी इटली में है। एंड कोटापेक्सी कहां पर है, इक्वाडोर में है। क्या है भाई इसकी स्पेलिंग, एसी है ना, हाँ, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर में क्या है, कोटापेक्सी है ना। तो ये इस तरीके से। इंडिया में है कोई एक्टिव, कौन सा है, बैरन। और इंडिया में इसके अलावा कोई और हो, नारकोंडम, वो किस में लिस्टेड है,
मतलब वो डॉर्मेंट है या एक्सटिंक्ट है? डॉर्मेंट में आता है ना। तो नारकोंडम भी है भारत में और बैरन आइलैंड्स भी है भारत में, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या है? स्ट्रॉम्बली है। सवाल कई बार पूछा है लाइट हाउस। विच मीडियम आर इंक्लूडेड अंडर द एक्सो? एक्सो में देखो, हवा कहाँ चलती है? पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के ऊपर? ऊपर चलती है तो एक्सो है, ठीक है। समुद्री लहरें ये भी ऊपर चलती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो कुछ भी पूछ लो। और ग्लेशियर्स भी जो है ऊपर चलते हैं, है ना? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। चलते नहीं मतलब ऊपर हैं, समझदार हैं आप ना। तो ऊपर चलते भी हैं, जब एवलांच आता है तो ग्लेशियर टूट के नहीं चलता है, हिमस्खलन जब होता है ना? तो चलते मतलब ये ऊपर की फोर्स है, राइट। विंड्स जो है, इन विंड्स से कुछ इरोजनल और कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हवा के द्वारा कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनती है? कोई एक दो नाम दो। हाँ जी, मशरूम रॉक, बहुत बढ़िया। और इंसेलबर्ग, बहुत खूब। इंसेलबर्ग एक पहाड़ की तरह बनते हैं। और सैंड ड्यून्स वो है डिपोजिशन में, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों बोल सकते हैं एक साथ। सैंड ड्यून भी ठीक है। ब्लोआउट्स, जिनको होलोस कहते हैं या ब्लोआउट्स कहते हैं, ये भी बनाते हैं विंड, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर दैट ज्यूगेंस, यारडांग्स, यारडांग्स भी क्या बनाते हैं? हवाएं बनाती हैं, राइट। बारचंस, बारचंस भी हवा के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अभी इतना ही रखो। अब बताओ जरा, समुद्री लहरें क्या क्या बनाती हैं? जैसे क्लिफ बना दिया, सी केव बना दिया, जो समुद्री केव्स होते हैं, या बीचेस होते हैं, बीचेस बनाने का काम भी जो है समुद्री लहरों का है। तो ये सब ये ग्लेशियर्स क्या बनाते हैं? सर्क बनेगा, बहुत बढ़िया। एरीट, टार्न, ठीक है। हैंगिंग वैलीज, एक और है यू शेप वैलीज, हॉर्न्स बनेंगे। ये सब कौन बनाती है? ये सब हिमानिया में। करवा रखो अपने पन्ने, चेक करना, उनमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं आप लोगों ने। और बस हो तो गया, हिमानिया यही बनाती है ना। अच्छा, ये तो है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स में क्या आती है? ग्राउंड वाटर नहीं, वो भी एक्सो में है। एंडो में भूकंप कह लो ना सीधे, मतलब जो सीज्मिक वेव्स हैं, तो भूकंपीय तरंगे नीचे से जनरेट होकर फिर वो अर्थ को हिट करेंगी। तो जैसे भूकंपीय तरंगे हो गए। वॉल्केनिक इरप्शन भी उसी का रिजल्ट है, जब टेक्टोनिक्स आपस में जो है टकराती है, तो वो जो है क्या होती है? एंडोजेनिक फोर्सेस आती है। और एंडोजेनिक फोर्सेस का रिजल्ट निकलता है फोल्ड बनता है, फॉल्ट बनते हैं, है ना? माउंटेन्स का क्रिएशन होता है, लाइक दैट, है ना? हाँ, ट्रेंचेस भी बनेंगे उसमें। चलो नेक्स्ट आओ। एक तरफ है स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑन द अदर साइड हाईएस्ट माउंटेन पीक। एज वी ऑल नो कि डोडा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो एक का चार खोजो पहले, है किसी ऑप्शन में? एक का चार दो जगह है ना, तो ए और बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, ये तो हट जाएंगे। तमिलनाडु में है कौन सा? डोडा बेटा। राजस्थान, हाँ जी, गुरु शिखर, यानी कि तीन होना चाहिए चार के बाद, चार के बाद तीन। कितने लोगों ने एक्सेप्ट करा है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होना चाहिए वो चार होना चाहिए? चार ही ऑब्वियस सी बात है ना। तो चार क्या है इसका राइट आंसर? है ऑप्शन डी, चार, तीन, दो और एक। यानी कि नागालैंड जो है इसमें है सारामती, और मध्य प्रदेश में है आपका धूपगढ़ जो है। तो ये राइट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट आओ 17th पे। अभी एक ऐसा क्वेश्चन था भाई, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1892 के बाद क्या आएगा? सीधे 35 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, तो ये 1909 आएगा। और 1909 के ही भारत शासन अधिनियम, सॉरी, भारत परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। मॉर्ले कौन था? भारत सचिव था उस समय। और मिंटो कौन था? भारत का वॉइस रॉय। 1909 के एक्ट की कोई चार विशेषता बता दीजिए। पहली बार बजट पर भारतीयों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार। सप्लीमेंट्री लिखना, क्योंकि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो इसने दिया था, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 ने दिया, पहला, ठीक है। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तो दूसरा ही हो गया। तीसरा, बहुत बढ़िया, वाइस राय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार किसी भारतीय को मौका मिला, एंड ही वाज गुड, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। और वो क्या चुने गए थे? लॉ मेंबर, विधि सदस्य चुने गए थे। और कोई भी एक चौथा पॉइंट 1909 ने और क्या किया भाई? इसने संख्या नहीं बढ़ाई दी थी, जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो है सदस्य संख्या 16 से सीधे बढ़ाकर 60 कर दी थी, तो वो भी तो इसी में हुआ था, राइट। तो 1909 वो था। बाकी देखो 1935 में बहुत सारी बातें, 19 में बहुत सारी बातें। बस आप मुझे ये बताओ, द्वैध शासन इनमें से किस अधिनियम के भीतर आया था? हाँ, द्वैध शासन, ये 1919 के एक्ट में आया था राज्यों में। और राज्यों से द्वैध शासन हटाकर उसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता किसने दी थी? 35 ने दी थी। ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, ऐसा कहाँ लिखा था? 35 में लिखा था, बना नहीं कभी। चलो यहीं पर बताओ, महिलाओं को
दलित वर्गों को, महिलाएं, दलित वर्ग और मजदूरों को किस अधिनियम के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था? 1935 के ना। और 1919 में कितनों को मिला था? 4 को। कौन कौन से थे? इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स हो गया ना 1909, है ना, यूरोपियंस एंड 4 कहाँ हुए? 3 ही तो गिने मैंने। हाँ, इंडियन नहीं, एंग्लो इंडियन पहला, इंडियन क्रिश्चियंस दूसरे, ठीक है, तीसरे हो गए यूरोपियंस और चौथे हो गए सरदार जी हमारे सिख। तो सिखों को मिला था। बस यही तो थे टोटल 8 कम्युनिटीज, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। राइट आंसर महिलाओं को 35 में। नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट 1935 ने दिया। महिलाएं, दलित वर्ग और मजदूर, ये जो 3 वर्ग थे ना, 1935 में इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, है ना। बस कहा कहा जाता है सबसे बड़ा जो है यही है एक्ट, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर लिख दिया था आपने, डन। चलिए 71 पे आओ, थोड़ा जल्दी चलो भैया, फिर बोलेंगे ज्यादा लंबा खींच लिया सर। राइट टू प्राइवेसी, ऑब्वियस सी बात है 21 में आएगा। 21 का मूल जो है वो क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ इसी में, जीवन का अधिकार, है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। चलो बताओ सोने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू स्लीप, लेकिन नॉट इन द क्लास। हाँ, राइट टू स्लीप 21 में श्योर, ठीक है। शुद्ध वातावरण 21 में है श्योर। विज्ञापन करने का, फ्रीडम ऑफ प्रेस 18 नहीं 19, फ्रीडम ऑफ प्रेस। मैंने इसलिए बोला फ्लो में 21 21 21 कह रहे हो तो कहीं फ्लो में मत चले जाना। राइट टू डाई, मरने का अधिकार, राइट टू डाई है। जैसे राइट टू लाइफ है ना, वैसे राइट टू डाई है, लेकिन राइट टू डाई में हमारे भारत में जो यूथेनेशिया आती है वो पैसिव यूथेनेशिया आती है, न बल्कि एक्टिव यूथेनेशिया, है ना। तो वो उसके लिए भी फिर कोर्ट ऑर्डर आता है, कोर्ट का आदेश एंड ऑल है ना, तो वहां ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हमारे भोले बाबा फिर आगे वापस। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 72 पे आओ जल्दी से। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, कुछ बताना है? इजी है, भाग 3 है भारत के संविधान का, छोड़ दो, जब आएगा कुछ क्वेश्चन उस लायक तो उसमें करवा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545? एनी वन ऑफ यू इनमें से क्या आ सकता है? 4 लोग 4 आंसर दो, एक तो सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर लिखना 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बाकी के मैं आपको पढ़ा रखा हूं भाई। देखो एक चीज बताओ, 21वें संविधान संशोधन ने क्या किया था? 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा जो थी उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया था, तो ये तो सिंधी को जोड़ लिया गया था, राइट। फिर उसके बाद 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को लाया गया था 1972 में, 1972 में। और 1972 के इस 25वें संविधान संशोधन ने क्या किया, जिसको बाद में चुनौती भी दी गई थी, ये भी संपत्ति के अधिकार को ही लेकर था। तो इसमें संपत्ति के जो मूल अधिकार थे इनको सीमित कर दिया गया था, बाद में तो हटा ही दिया गया था 44वें संविधान से, लेकिन ये पहले आया था ना 44वां, तो 1978 में था जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया। लेकिन सीमित किसने किया, मतलब लिमिट किसने उस पर इंपोज करी, तो दैट वाज 25th। 24वां मैंने कल ही पढ़ा है, शायद कल की जो पॉलिटी की क्लास हुई थी हमारी, अनुच्छेद 13 में खंड 4 किसने जोड़ा है? इसी ने तो जोड़ा 24वें संविधान संशोधन ने, कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। और अनुच्छेद 368 के भीतर एंड पावर शब्द जो लिखा गया था वो भी किस संविधान संशोधन ने लिखा? 24वें ने। और बाकी ये वाला जो है इसने जो है लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए ज्यादा जल्दी तो नहीं बढ़ रहा हूं ना। जुडिशियल रिव्यू किस पर आधारित है? नहीं, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत की न्यायिक प्रणाली ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और ये अनुच्छेद 21 में ही लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 में ही लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये पहले समझना, मैं दोनों चीज बता रहा हूं आपको। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है जापान से, और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ये भी अनुच्छेद 21 में मेंशन्ड है। लेकिन हमारा जो प्रायर जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ पर काम करता है। बाद में क्या हुआ था, आप लोगों ने शायद सुना होगा, 2 केस फेमस है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेकर। एक गोपालन मामला 1950 का, एक गोपालन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था अनुच्छेद 22 का हवाला देकर।
तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया भाई कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो गलत ढंग से हुई है ना, आप चेक करो कि कानून ने तो अच्छा माना मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन क्या वो कानून सही है इसको कौन बताएगा। तो कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू दिया और कहा आपने कानून तोड़ा, हाँ तोड़ा तो आप गिरफ्तार होंगे। ये चेक नहीं किया न्यायालय ने कि वो कानून सही है कि गलत है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या, ये समझो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब जहां पर कानून की वैलिडिटी भी चेक की जाए कि क्या वो कानून सही है। मैं आज एक नया कानून बना रहा हूं इस क्लासरूम के लिए कि अगर किसी के हाथ से पेन छूटा तो 500 रुपए का फाइन चार्ज देना पड़ेगा उसको, कानून बन गया। आज के बाद किसी के हाथ से पेन छूटेगा मैं 500 रुपए लूंगा, कानून है ना, मतलब आपको कानून नहीं तोड़ना। अगर तोड़ा तो बिल्कुल सर सही कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर ये कानून सही नहीं है ना, ये कानून फेयर है, जस्ट है। पेन तो किसी के भी हाथ से छूट सकता है। या मैं कहूँ कि क्लासरूम में कोई अगर छींक लेगा तो उसको 1000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। अब छींक तो किसी को भी आ सकती है कानून मानते हैं वो कानून है, मैंने कानून तोड़ा मैं फाइन भरूंगा, 1000 रुपए दूंगा, लेकिन वो कानून कहां तक सही है। तो जहां कानून के वैलिडिटी को चेक करते हैं कि क्या वो सही है, कहीं नॉन आर्बिट्ररी नेचर का है कि नहीं, पता चलेंगे जानबूझकर ऐसा पास किया गया कानून है, तो तब नहीं काम करेगा। और बाद में इसके लिए आया था एक और केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भारत में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। आई थिंक 1978 के आसपास की बात है, 1978 के आसपास होगा। वो मिनर्वा मिल्स वाला था से ना। तो मेनका गांधी केस में फिर हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिल गया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का काम क्या है, देखो दोनों समझना प्लीज, मुझे ध्यान से सुनना। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब कानून था देश का, किसी व्यक्ति ने अगर वो कानून तोड़ा तो उसको जेल में भी बंद किया जा सकता है, मतलब उसकी लिबर्टी भी छीन सकती है, और अगर उसने सीवियर कोई ऑफेंस किया है तो उसको मृत्युदंड भी दे सकते हैं, उसकी लाइफ भी छीन सकती है। ये अनुच्छेद 21 में लिखा है। लेकिन ठीक है सर, कानून ने कहा था कि आपकी गिरफ्तारी होगी, मान लिया, लेकिन क्या वो कानून फेयर था, क्या वो कानून जस्ट था। तो इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए क्या आता है, उसके लिए आता है हमारे पास में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि यूएसए का कॉन्सेप्ट था। आज हमारे पास ये भी है, लेकिन जो प्रायर है वो हमारे पास में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। 74 75 पे आओ जल्दी से। क्या चीज, नहीं नहीं, हमें ये देखना कि हमारा प्रायर क्या था, जिस समय संविधान बना वो मूल क्या था। तो ऑप्शन डी ही इसका मूल आएगा। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। 1947 में ही बन गई थी भाई। तो 1947 से लेकर जो है 1949 तक ये जो है रही थी। उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने पहली जो है महिला राज्यपाल की भूमिका निभाई थी, है ना। और अच्छा सवाल भी है। अच्छा बताओ जरा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी। एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को एक निक नेम से जानते हो, कौन सा है, नाइटिंगेल। ठीक है, क्या इनको भारत कोकिला भी कह सकता हूं मैं, और अगर स्वर कोकिला पूछा तो तब लता मंगेशकर जी का नाम आएगा। शायद आज इस पेपर में आगे सवाल आएंगे। ठीक है, 2-4 और सवाल है, फटाफट चलिए। 78 पे आओ। समस्या अर्थशास्त्र से मैक्रो इकोनॉमी को और क्या कह सकते हैं आप लोग, थियरी ऑफ इनकम। ऑप्शन सी लिख लेना। समष्टि में मैं पिछली बार भी बताया था, मैक्रो में जो है एग्रीगेट आता है। जैसे नेशनल इनकम आ गई, जो बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, तो जैसे नेशनल इनकम आ गया, ठीक है, सभी जो फर्म से उनका इनकम्स का जो है आ गया। और माइक्रो में आता है इंडिविजुअल का, जैसे पर कैपिटा इनकम आ गई, किसी एक यूनिट या किसी एक फर्म की इनकम के बारे में, रेवेन्यू के बारे में आ गया, राइट। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है वहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन सही है। नहीं, बी नहीं है बेटा, थियोरी ऑफ नेशनल इनकम नहीं, बल्कि थियोरी ऑफ इनकम है। थियोरी ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम से नहीं, सिर्फ इनकम से बता रहा है। इसका क्या लिखा, सेकंड सही और पहला गलत, तो ऐसा ही देखो, फिर दोनों सही है इसके। ठीक है, ऑप्शन जो है दोनों सही है। देखो पूछता है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रभाव। ये नहीं पूछा बुरा प्रभाव पड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रभाव तो पड़ा ना, इम्पैक्ट तो पड़ता है। और ऐसे कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। सेम ही, जैसे आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, वैसे ही जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, तो दोनों एक दूसरे की ही तरह है वो। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 दोनों लिख लेना। आपसे एक ही सवाल पूछते चलो, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, या अ मेजर डिफरेंस इन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ कैसी होती है, क्वांटिटेटिव, ओके, एंड डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों आएंगे। देखो ग्रोथ का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब संख्यात्मक वृद्धि। मान लीजिए आज अनूप सर की जो सैलरी है वो 10,000 रुपए, आज से 6 महीने बाद अगर अनूप सर की सैलरी 20,000 हो गई, तो मतलब इन 6 महीनों में मुझे जो है 10,000 का क्या हुआ है,
संख्यात्मक वृद्धि हुई, यानी कि मेरा क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ हुआ है मेरा। लेकिन क्या डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट तब कहोगे कि अभी अगर अनूप सर साइकिल में आ रहे हैं और 6 महीने बाद स्कूटी में आ जाए, तो तब इनका विकास भी हुआ है। लेकिन 6 महीने बाद भी मैं उसी साइकिल में आ रहा हूँ, या मैंने अपने स्वास्थ्य पर नहीं देखा, मैंने अपने जो है खान पान पर वो पैसा अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, तो भाई फिर ये डेवलपमेंट थोड़े ना, ये तो सिर्फ ग्रोथ है। डेवलपमेंट उस देश में होता है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहां का हेल्थ अच्छा हो, जहां पर मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर जो वो घटा हो, राइट। तो वो डेवलपमेंट भी आ रहा है ना। तो डेवलपमेंट हमेशा गुणात्मक और कैसा होगा, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? लाइफस्टाइल है, जो चेंजेस हैं। तो वहां पर संख्यात्मक भी होना चाहिए और साथ साथ में उसमें जो है गुणात्मक वृद्धि भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और जहां सिर्फ ग्रोथ की बात है वहां सिर्फ संख्या बढ़ी है ना। पहले भाई 20 रुपए कमाता था, अब 40 कमा रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है मेरा ग्रोथ हुआ है। लेकिन उस ग्रोथ से क्या मैं कुछ डेवलपमेंट कर पाया हूं, नहीं कर पा रहा हूं, तो वो डेवलपमेंट को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लिख लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब तक अचीव करने? 2030 तक नहीं, 2030। 2015 में जब कोप 15 की बैठक हुई थी ना पेरिस में, नहीं सॉरी कोप 21, कोप 21 की जब बैठक हुई थी पेरिस में 2015 में, तो वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रखा गया था। और आज हमारे पास में टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17। याद है 17? मुश्किल है 17 याद करना, और जरूरत भी नहीं है। देखो एक साथ जरूरत भी नहीं है। मैंने प्रीवियस जब लास्ट टाइम क्लास करवाई थी, शायद मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है, मैंने वहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको समझाए थे थोड़ा बहुत। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। थोड़ा धुंधला दिख रहा है शायद, है ना। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये है हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसे क्या है, जैसे हमने जो है गरीबी को दूर करना है 2030 तक, अब होगा नहीं होगा भगवान जाने भाई, है ना। हमने जो है भुखमरी को दूर करना है, अच्छा स्वास्थ्य रहना है, वेलबींग्स के लिए काम करना है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, जेंडर इक्वालिटी देना है, ये पूरे विश्व के लिए, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व में है ना। क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इनोवेशन होना चाहिए, नया नया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काम होना चाहिए, हमें असमानता को दूर करना है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, हमें जो है सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना है और प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हमारे पास में, राइट। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन पर काम करना है, लाइफ बिलो द वाटर। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप टेरिस्ट्रियल लाइफ को ही फोकस करो, भाई आप जलीय जो पारिस्थितिकी है उस पर भी तो काम करोगे। तो आपने ये भी देखना है कि लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन द अर्थ दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। आपने जो है पीस यानी शांति, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना है, और आपने जो है पार्टनरशिप देनी है फॉर द गोल्स। जो ये सारे 17 गोल हैं, इनमें हम ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत काम करें, ये हमारे टोटल 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं। लेकिन एक साथ इतनी जल्दी याद भी नहीं होगा, इसको आप लोग आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में वीडियो से, और फिर इसको सॉल्व कर देना, आपको जो है वहां पर मदद मिल जाएगी। तो ये मैं प्रीवियस क्लासेस में भी ऐसे बताया था कि ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो कब लाए गए थे, 2015 में, है ना। और कौन सी कोप बैठक के समय? तो उस समय कोप जो बैठक चल रही थी वो चल रही थी 21वीं बैठक, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन था? 78 था। चलिए बस 2-4 ही क्वेश्चन है। सेवेंटी नाइन्थ पाओ, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखा है? एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया प्लान कब आया था? 1934 में आया था। बहुत बढ़िया ना। और उसी विश्वेश्वरैया प्लान में 10 सालों के लिए जो है इकोनॉमिक प्लानिंग करने की बात की गई थी, और इसका राइट आंसर जो है वो लिखना आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इस प्रोडक्शन आर करेक्टली मैच? करेक्ट कौन मैच है ना। चलो लेट्स सी। पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए था? श्रिम्प के लिए था। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए था? ऑयल्स के लिए था। ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए था? बायोडीजल्स के लिए था। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था? और इसके अलावा, हाँ हाँ ठीक है, और इसके अलावा गोल्डन हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए भी, है ना। आपने हनी बोला ना, बागवानी, मैं हनी हनी सुन रहा हूँ तब से। तो ये बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, तो ये चौथा गलत है। अच्छा ये बताओ एग प्रोडक्शन के लिए कौन सा था? सिल्वर रेवोल्यूशन, हिंदी में कहो तो रजत क्रांति। लेकिन एक चीज और समझना, यहां भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर रजत रेशा क्रांति पूछा होगा, यानी सिल्वर फाइबर पूछा होगा, सिल्वर अगर फाइबर पूछा होगा तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा।
अगर सिर्फ सिल्वर पूछा तो एग है, गोल्डन पूछा है तो यहाँ पर अच्छा यहाँ भी सुनो, यहाँ भी अगर गोल्डन फाइबर हुआ तो फाइबर किसके लिए आएगा, ये जूट के प्रोडक्शन के लिए आएगा। और जो हमारे पास में सिल्वर फाइबर है वो किस चीज के लिए आएगा, हाँ जी कॉटन के लिए, सिल्क के लिए, चलो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आओ, कपास के लिए था ना। ब्लू रिवोल्यूशन किसके लिए है, फिशरीज के लिए, मछली उत्पादन के लिए है ना। राउंड रिवोल्यूशन आलू, रेड रिवोल्यूशन टमाटर हो गया, और रेड मीट जो होती है मांस, तो मांस के लिए भी जो है रेड रिवोल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ब्लैक तो हो गया, आपको पूछा ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4 नहीं है तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। थोड़ा जल्दी करो गाइस, अभी एक और सेशन होना आपका। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ। इनको आपने सही कालखंड में लगाना, थोड़ा टफ टॉपिक था मेरे नजरिए से, है ना। भारत में जो है चीनी उद्योग का विकास लगभग किस किस समय हुआ था, 19 यहाँ से कोई गायब हुआ, कौन गायब हुआ, हाँ सौरभ, ठीक है वही सोचो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे भाग ली। 1932 में आया था, ठीक है। पहला जूट मिल भारत में कब स्टार्ट हुआ था, भारत में पहला जूट मिल कब लगा था, वेस्ट बंगाल में लगा था, ये बता देता हूं आपको 1955 में, 1855 में जो है इसमें लगाया गया था। जो ये रिश्रा नामक जगह है ना, ये कहां पर, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है चलिए नेक्स्ट बताओ, भारत का पहला स्टील प्लांट कहां पर लगा था और कब लगा था, जमशेदपुर में लगा था और 1907 में लगा था, तो जमशेदपुर में 1907। और लास्ट रहेगा आपके पास में, बंबई में पहला कपड़ा मिल, ये मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, 1854 में लगाया था, और जो मिस्टर डावर थे उनके द्वारा इसको लगाया गया था 1854 में। अब बताओ इसका क्या पूछ रहा था, सही कोड पूछ रहा था, तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, ये एक ही तो है, तो 4231 इज द राइट आंसर। 81st का, 82nd लिखो जल्दी से। अब ये सारे वन लाइनर आगे। कोरल ड्रॉ किसका एग्जाम्पल है, यस ऑप्शन डी डेस्कटॉप। अब यहां से वन लाइनर फटाफट चलो, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। 83rd का नहीं, ग्राफिक्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्राफिक्स इसका सही है गाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स तो है, ऑप्शन नंबर ए है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पीएनजी में क्या आप करते हो चेंज, इमेज फाइल करते हो, ऑप्शन डी लिख लेना। 84, 85 में आओ, हाँ ये अच्छा सवाल है। 85 बताओ कि रिसेंटली जो वेव्स 2025 का जो इनिशिएटिव अभी आया है, समिट जो अभी आया है, वो कहां पर लॉन्च हुआ है, मुंबई सही है, ऑप्शन नंबर बी लिख लेना इसका, मुंबई में, है ना। अगर आपको भाई हमारे प्यारे भारत देश का क्रिएटिव जो स्ट्रेंथ है उसको शो करना है, तो उसको शो करने के लिए आप जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स 25 का आयोजन करवाओगे, और ऐसा आयोजन हुआ था बंबई में, ऑप्शन नंबर बी लिख लेना 85 का। 86 का बताओ जल्दी से, ये तो आपके लिए अच्छा सवाल है। स्टेट जो हमारे पास में SDRF है, अब बताना तो नहीं कि डिजास्टर, DRF क्या है, डिजास्टर, हाँ कुछ तो होगा, हाँ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है। तो अब बताओ इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, नहीं दूसरा है, पहले जो है ना वो हिमाचल प्रदेश का है, तो दूसरा है हमारा स्थान, है ना। उत्तराखंड का दूसरा लिखना, और पहला जो है SDRF है। और ये जो है ना, ये जो रिपोर्ट रिलीज करता है, ये हमारा नेशनल जो डिजास्टर ये है फोर्स है हमारी, तो उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ये जो है भारत का उत्तराखंड का दूसरा, और पहला जो है वो हिमाचल प्रदेश का है इसमें। नेक्स्ट आओ जल्दी से, ये तो बता दोगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151 इज द राइट आंसर। हाँ टोटल इसमें 180 देश थे, तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज 151 जो है ये प्लेस आया है इस बार किसका, भारत का। स्कोर नहीं पूछता, बाय चांस स्कोर पूछता तो लगभग 32.96 हमारा स्कोर था इस बार इंडिया का। अच्छा टॉप किस कंट्री ने किया होगा इस बार, टॉप में कौन सी कंट्री रही होगी प्रेस फ्रीडम, नहीं प्रेस फ्रीडम में जापान का, नॉर्वे, हमेशा यही तो रहते हैं टॉप में, या तो फिनलैंड या तो नॉर्वे। तो नॉर्वे है, फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, तो वहां पर जो है अच्छा फ्रीडम है। भारत में कहाँ प्रेस को फ्रीडम है, मीडिया तो आधी से ज्यादा सरकारें चला रही हैं, तो ये हो नहीं सकता ना। 2024 में जो भारत का प्लेस था उसमें काफी सुधार है। 2024 में इंडिया 159 पर रैंक कर रहा था,
और इस बार जो है क्या आ गया 151 पे आ गया। मैं ये नहीं कर रहा बहुत अच्छा है, लेकिन तुलना अगर करें पिछले एक साल में तो थोड़ा सुधार हुआ है ना। तो 159 पहले था, अब 151। और इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? नहीं, ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक संस्था है ना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस में एक संस्था है, उसके द्वारा इस जो है रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, है ना। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन नंबर ए, जल्दी करना, आपस में बातें नहीं। ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस नेटवर्क, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100% डन कर लेना, है ना। उसमें ये बताया गया था, अभी रिसेंट जब रिलीज हुई थी तो अभी भी 53 देशों में लगभग 295 मिलियन लोग, 295 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भूखमरी में हैं। और सबसे बुरे हाल पता कहाँ पर है? गाजा। अब गाजा में तो आप देख ही रहे हो कैसे हमले लगातार। जी बताओ बताओ। और सूडान। हाँ, कुछ नहीं, देखो फूड क्राइसिस में आपकी संख्याएं काउंट हो रही हैं कि कहां पर कितने लोग जो है मतलब वो भुखमरी के दायरे में आते हैं, और जो इंडेक्सेस आते हैं वो इंडेक्सेस अलग आते हैं कि भाई टॉप में सबसे मतलब जो है बेहतरीन स्थिति किसकी है, सबसे कम स्थिति किसकी है, तो वो इंडेक्सेस अलग से रिलीज होते हैं। और वो ये नहीं करेगा, ये वैश्विक खाद्य संकट, देखो ग्लोबल फूड क्राइसिस की बात कर रहे हैं, फूड इंडेक्स नहीं, फूड क्राइसिस की बात कर रहे हैं। और क्राइसिस जब भी आएगा तो क्राइसिस नेटवर्क ही इसको लेकर आएगी। तो ये क्राइसिस, और अभी इन्होंने कहा सूडान और गाजा में सबसे बुरे हाल है, वहां पर जो है काफी अधिक लोग जो है भुखमरी से गुजर रहे हैं ना। चलिए 89 पे आना जल्दी से, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये उन व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है, ये उनकी जीवनी है जो अभी वर्तमान में जो थे हरियाणा के राज्यपाल, ये हरियाणा के राज्यपाल के ऊपर ये जीवनी है। तो ये लिखना बंडारू दत्तात्रेय, है ना, ये आत्मकथा है बंडारू दत्तात्रेय की। और इस आत्मकथा को अभी रिसेंट की बात है, मई 2025 की बात है ना। और इसका जो विमोचन किया था हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय ने किया था। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़े साहब। तो उन्होंने क्या किया था, इसको अभी विमोचन किया था। तो ऑप्शन बी लिख लेना 89। 90 पे बताओ जल्दी से। यस, कुमार मंगलम बिड़ला, ये चौथे रेसिपिएंट थे। बताओ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में। और पहला किसको मिला था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। फिर उसके बाद 2023 का किसे मिला? 23 का किसे मिला था लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? नहीं, गायिका है, चलो बताओ, लेजेंडरी लता मंगेशकर तो नहीं, उनके तो नाम से मिल रहा है। यस, आशा भोसले जी जो है उनको मिला। और 2024 का रिश्ते में तो हम सबके नायक लगते हैं, अमिताभ बच्चन जी। तो 2024 का अमिताभ जी को मिला। और अब जो है नया 2025 का कुमार मंगलम बिड़ला जो है ये इनको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना 90 का। मिलता क्यों है अवार्ड, क्यों दिए जाते बताओ? अच्छा गायकी मत कहना है, गायकी के लिए नहीं मिलता है। देखो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, एक तो एक चीज ध्यान रखना कि जो लता मंगेशकर जी का जो व्यवहार रहा है, या मतलब उनका जो कहते हैं ना कि एक ऑरा रहा है, उसके आधार पर तो इसको दिया जा सकता है ना। तो ठीक है भाई, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जा रहा है जिन्होंने काफी अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, बड़े कार्य किए हैं, समाज सेवा के लिए भी लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वहां पर पुरस्कार मिल जाता होगा। यहाँ से एक सवाल पूछ रहा था, भूल गया। अच्छा बताओ, लता मंगेशकर जी जो है इनका निकनेम क्या है? स्वर कोकिला, ये आपने बता दिया। इनको जो है भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? भारत रत्न इंपॉर्टेंट है ना। तो लता जी को कब मिला था? 2001 में। 2001 में लता जी को जो है भारत रत्न मिला था। और 2019 में इनको डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड दिया गया था। डॉटर ऑफ द नेशन मतलब हमारे देश की जो है डॉटर, उनकी संज्ञा मिली थी लता मंगेशकर जी को 2019 में, डॉटर ऑफ द नेशन। थोड़ा जल्दी चलना गाइस, ऑप्शन ए लिख लेना 90 का। 91 अब वन लाइनर है फटाफट। Z24B, यू मीन टू से ऑप्शन बी? ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 90 सेकंड का डी हाइव, बिल्कुल ठीक है ना। जैसे भाई डॉग कहाँ रहता है? कैनल मतलब होता है जहां पर डॉग का घर होता है, जो कुत्ता रहने के स्थान, ऐसे बी जो है वो हाइव्स में रहते हैं, छत्ते पर। ऑप्शन डी लिख लेना। ठीक है, इसका क्या निकला? 279। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 279 इज द राइट आंसर। इसमें कितने निकले हैं? 12 कैसे निकले? 13 कैसे निकले? 15 निकलने चाहिए। 15 निकले सबके? श्योर? नहीं निकले? काउंट करो जरा। 1 1 2
3 4 5, 5 4 9 10 11 12 13 14, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, कितने निकल रहे हैं? 15 ही निकल रहे हैं, श्योर ना? तो बस 15 लिख लो। ऑप्शन जो है डी आएगा 15। इसका क्या निकला? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही लिख लेना, जो नहीं समझ आया वो पूछ लेना, मुझे समझ आएगा तो बता दूंगा, वरना मैं भी कहाँ से समझूँ। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी मदर। ऑप्शन नंबर डी जल्दी से लिखो 96। देखो समय हो रहा है भाई, फटाफट भागो। 97 का क्या आया? हाँ जी 800। ऑप्शन बी 800 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। 800 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। 97। 98 का क्या निकला? ऑप्शन सी जेएलओ। ठीक है, तो फिर जेएलओ फिर 98 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। 99 साउथ यूनिटी से ऑप्शन डी, बाकी लोगों वेस्ट वाले कितने? ठीक है, तो आप बेस्ट है, तो वेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सॉल्व क्या होगा? हाँ हाँ बोलो बोलो। सूरज ईस्ट में ढलते हो, वेस्ट में। ठीक है, इसका राइट आंसर वेस्ट ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना? चलो लास्ट, डी या बी? डी, दया बहन चलिए डी लिख लीजिए, सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है ना? अभी खत्म नहीं हुआ पेपर, उत्तराखंड की क्लास होगी और सर उसको कंप्लीट कराएंगे।